बड़ा जी इस कुर्सी पे बैठ के, खैर इक़्तिदार की कुर्सी तो नहीं है लेकिन अल्लाह ने जितनी बड़ी भी कुर्सी दी, यहाँ से बैठ के मेरी हसरत ही रही कभी आप लोगों को अच्छी खबरें दूं, लेकिन ऑब्वियसली खबरें जो है वो बुरी से बुरी हैं। जो डॉलर की पोजीशन चल रही है इस वक्त 222 223 से ऊपर जा चुका है इंटर बैंक के अंदर। तो आप सोचें कि जो प्राइवेट ट्रेडिंग है वो डॉलर तो मिल ही नहीं रहा, अगर मिल भी रहा तो ब्लैक में मिल रहा है अब। तो वो जो ये परसेप्शन था ना कि ये हुकूमत आएगी और ये हुकूमत इसलिए आएगी कि मुश्किल फ़ैसले करेगी जो इमरान खान साहब नहीं कर पा रहे, ये हुकूमत आएगी शहबाज शरीफ साहब की और उसके बाद ये वो जो बदहाल मईशत थी इमरान खान साहब की उसको ठीक करेगी, सुधार की जाएगी, वो सारा ड्रामा तो हो गया फ्लॉप। 20 जो हारे हैं पंजाब के और 22 तारीख को अब जो बादिल नज़र में नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, लेकिन उससे कतई नज़र फेडरल के अंदर जो है ये पोजीशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आज जितना ज़्यादा इमरान खान ने दबाव डाला है कि फौरी इलेक्शन कराया जाए, उतना ही ज़िद पे अड़ गए हैं तमाम PDM के अरकान और उन्होंने आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यकसर जो है इसको रद्द कर दिया कि जी हम किसी किस्म का आप सोचे भी ना कि हम फौरी इलेक्शन कराएंगे। ज़रा सुन लें आज साद रफ़ीक साहब जो तर्जमानी कर रहे थे पूरी हुकूमती इत्तेहाद की, उन्होंने क्या फरमाया और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉमन सेंस है इसके अंदर इस वक्त के जब आपको नज़र आ रहा है कि आपसे कोई चीज़ समझ नहीं रही। आप आए थे मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं मुल्क को निकालने के लिए, मुल्क तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है भाई, तो वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, आप भी तबाह हो रहे हैं, अवाम भी तबाह हो रही है, नून लीग भी तबाह हो रही है, जरदारी साहब खुश है वैसे। तो मसला क्या है? पंजाब भी आपके हाथ से निकल गया, KP पहले इमरान साहब के पास था, क्यों बैठे हुए हैं? वो ऐसा मसला क्या है? कोई मुकदमे हैं, कोई प्रोटोकॉल है प्राइम मिनिस्टरशिप का, क्या है क्या? लेकिन पहले सुन लें ज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो कहा। वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है। हमारे वोट्स में 39% वोट्स का इजाफा हुआ है, तो किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं? ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा और इस झूठ का, फितने का, साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। और ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं, ये एक गुमराह आदमी है और इसने गुमराहों का एक ग्रोह तैयार किया है। तो ये नहीं मुमकिन कि एक झूठा जो साजिश करके और बच्चा जमूरा बन के वो इक्तदार में आया था वो आज वोट को इज्जत देने की बात करे। हमारी क्यादतों ने जानी माली कुर्बानियां दी हैं, इस आवारागर्द आदमी का क्या लगा है? और ये सबसे पहले परवेज मुशर्रफ के घुटनों पे झुका था उसके बूट पॉलिश करने के लिए। सर से पांव तक खुशामद हो। 2011 से इसके बूट को पेंट किया जा रहा है। इस शख्स के 4 साल के करतूत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान माशी दिवालियापन की दहलीज पे आके खड़ा हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं करता? हम मुतालबा करते हैं पूरी आवाज के साथ फैसला होना चाहिए। उन सब के लिए यह पैगाम है जो भी ये समझता है कि इम्पार्शियलिटी जो है उसके नतीजे में आवाजें नहीं कसे जाएंगी, आवाजें कसे जाएंगी, इसलिए कि इनका मेटल ही ऐसा है PTI वालों का। उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का वजीर आजम, एक पपट सदर चाहिए, लेकिन फिर भी ये शख्स पुरस्कून नहीं होता। ज़हनी मरीज भी है, साजिशी भी है। 63A की तशरीह पर अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशन है और सुप्रीम कोर्ट बार की रिव्यू पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई दिनों से पड़ी हुई है। हमारी इस्तदा है कि इस रिव्यू पिटीशन को फुल कोर्ट सुने। इस वक्त इमरान खान साहब के लिए जहाँ हर तरफ फतूहात है, एक तलवार अलबत्ता लटक रही है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। और इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस, उससे एक और मामला भी है जो कि इस वक्त पैमरा से उन्होंने इमरान साहब के सारे जलसों की तकारीर मंगवा ली हैं जिसमें बेलेटेड एलिगेशंस लगाए गए ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और कहा गया कि ये मिले में नून लीग के साथ मरीम नवाज साहब और हमदा शहबाज के कदमों में बैठे होते हैं, उनसे रोज़ मुलाकातें करते। अगर इलेक्शन कमीशन इस मामले को टेकअप किया तो आपको बता दो इलेक्शन कमीशन जो है उसके जज के अथॉरिटी है दस्तूर के हिसाब से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है इमरान खान साहब पे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कैद भी है और ना अहलियत भी है। इससे पहले हम देख चुके हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, मैं उधर ही मौजूद था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब ख़त ना लिखने की वजह सज़ा दी गई कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। सज़ा सिर्फ इतनी सी थी कि उनको सज़ा दी गई कि टिल द राइज ऑफ द कोर्ट, जब तक कोर्ट खड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी ज़रूर थी कि 5 साल के लिए वो नाअहल हो गए और अब आए दोबारा वापस। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम जो है वो पिस रही है, मईशत समझ नहीं आ रही, डॉलर समझ नहीं आ रहा किधर जा रहा है। इन तमाम मामलात को समेटते हुए आज के प्रोग्राम का मैं आगाज़ करता हूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, बहुत बहुत वेलकम मियाँ साहब आपके साथ। आपको उस्मान डार साहब तहरीक इंसाफ से, कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और हमें थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करेंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत हैं। पाकिस्तान के ये गंभीर मसाइल हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। सर, ये जो अल्फाज का चुनाव किया है, जहनी मरीज़, आवारा गर्द इमरान खान साहब के लिए उबाश, इन पे जिन शयातीन उतरते हैं, साजिशी हैं, जहनी मरीज़ हैं, लग तो ये रहा है कि आप लोग बुखला गए हैं और बुखलाहट के बाद आपने एक ब्लंडर तो किया इनकी हुकूमत हटा के खुद आने का,
कुछ आपसे हुआ नहीं। दूसरा ब्लंडर ये हुआ कि मीशत नहीं संभली। आप और नवाज शरीफ साहब तो शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं थे कि लिया जाए, लेकिन ऑब्वियसली आपकी पार्टी का फैसला है। लेकिन अब एक और ब्लंडर ये है कि पंजाब भी हारने के बाद जब आप सिर्फ CDA के CM रह गए, पंजाब PM रह गए हैं, आपके लीडर शहबाज शरीफ साहब, आप अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जी हम तो इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम तो रहेंगे इक़्तिदार में। क्यों रहेंगे भाई, क्या करने के लिए? शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। दो चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि हम पहले दिन से इस हक़ में नहीं थे कि हमारे पास अददी बरतरी नहीं है, हम अक़लियत में हैं असम्बली में, लिहाजा हमें हुकूमत नहीं करना चाहिए। मगर ये बात 4 साल चलती रही और लोग कहते रहे कि आप भी अंदर से रले हुए हैं उनके साथ कि आप चाहते हैं कि वो 5 साल पूरे करें जी। मगर एक स्टेज आई जब मुआशी तौर पे मुल्क का दिवालिया हो गया और लोग कह रहे थे, तमाम मईशत को जानने वाले, कि मुल्क किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अगर यही सूरत रहेगी। तो जब ये बात पार्टी के अंदर रखी और पार्टी कायद के सामने रखी गई, नवाज शरीफ साहब के सामने, यस, कि मुल्क को बचाने के लिए इससे जान छुड़ाना ज़रूरी है, तो उन्होंने यस कहा। उस वक्त उन्होंने जब ये देखा कि रियासत हमारी सियासत कुर्बान होने से बचती है, तो उन्होंने कहा कि लेकिन मियां साहब यही रुक जाए, अब आपसी बात डायलॉग हो रहा है आपसे, लेकिन ये फैसला आपका गलत साबित हुआ ना। इमरान खान को सिंपथी का, हमदर्दी का, साजिशी बयानिया का वोट मिल गया आपके सेक्शन से। मीशत आप ठीक करने आए थे, वो आप ठीक नहीं कर सके, आपने कहा जी हम ठीक करने हैं। 179 पे डॉलर, इमरान खान सही कह रहा है, आज 222 पे है, तो वो आप वो भी नहीं ठीक कर सके, आप वो भी ठीक नहीं कर सके, और इमरान खान को मजीद पॉपुलर कर दिया आपने। इजाज़त दें, आपसे बात हो रही है अभी। हाँ, मैं कामरान, जो हक़ाइक़ हैं वो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं दोनों चीज़ों के हवाले से। पहली बात तो ये है कि हमने सियासत कुर्बान की, मैंने लफ्ज़ बोला है कुर्बान की, तो 17 जुलाई का रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। ये होना था, उसकी वजह यह है कि आप एक अनपॉपुलर फैसला कर रहे हैं और तो आप लोटों को टिकट दे रहे हैं, लोटों को टिकट दे रहे हैं। तंजीमी मामला, ये हमारी जमात का इंटरनल मामला है, ये हम वहाँ डिस्कस करेंगे। मगर ये जो चीज़ है कि लोगों ने हमें ये मैंडेट तो दिया था कि भाई आप मईशत को ठीक कर लें, आप मालियाती इदारों से मुल्क के मफाद में जो है टर्म्स एंड कंडीशन तय करें। मगर हमें लोगों ने ये मैंडेट नहीं दिया था कि आप इमरान खान की करप्शन पर, इमरान खान के डाके चोरियों पर आप हाथ न डाल सकें। तो आपको कौन रोक रहा है हाथ डालने से, अगर आप कह रहे हैं कि अगर करप्शन की है इमरान ने? हमें वही रोक रहे हैं जो आज तक नवाज शरीफ को बेगुनाह होने के बावजूद, मरियम नवाज शरीफ को बेगुनाह होने के बावजूद 4 माह की हुकूमत में हम उनको बेगुनाह करार नहीं दिलवा सके। किसको? नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ को। वजह आप ये देखिए, आप दो बातें हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपको रोका जा रहा है कि इमरान खान साहब पे उनके कोई करप्शन के केसेस हैं जो आपको पता, हमें तो नहीं पता, उन पे हाथ ना डाला जाए, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब को बेगुनाह करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी आपको रोका जा रहा है। वो तो मामला कोर्ट में है, और ये जो इमरान खान पे केस करना है वो भी आपने कोर्ट में करना है, तो रोक कौन रहा है आपको? आप हुकूमत है सर। सुन लें, फिर क्या ये होगा कि आप 20 साल बाद कहेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल था, फिर आप ये कहेंगे कि नवाज शरीफ का 8 साल बाद कहें कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं रोक कौन रहा है आपको? अच्छा, अब आ जाए रोकने की बात। तो क्या इमरान खान और फवाद चौधरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बंद कमरों में जजेस और जर्नल फैसले करते हैं, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और फिर मुझे ये बताएं कि इनके खिलाफ इन 4 माह में कोई बंद कमरों का फैसला आया है तो वो कोर्ट करें। इसका मतलब ये हुआ कि 4 माह पहले जितने फैसले हुए थे वो बंद कमरों में हुए थे, और बंद कमरों में जो फैसले हुए थे उसका इकरार फिर किया अरशद मलिक जज ने भी, उसका इकरार किया फिर साकिब निसार ने भी। दौर के बंद कमरों के फैसले बताएं जिसकी वजह से बकौल आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। हाँ, ये है असल बात कि वो बताए इमरान खान, वो इमरान खान इसलिए बताए कि उसको आज क्यों याद आया कि बंद कमरों में जजेस और जर्नल फैसले करते हैं, जबकि हुआ तो कुछ भी नहीं उनके खिलाफ। और अगर वो नहीं बताते तो बेनिफिशरी तो ये है, इमरान खान बेनिफिशरी है बंद कमरों के फैसलों का। गिरफ्तार आपने करना है, मसला क्या है? या तो आप कहेंगे जी फला बंदा आपको रोक रहा है, फला जज जो है वो आपको एंटरटेन नहीं कर रहा। फिर हम कितने बाइख्तियार हैं कि आज वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा, 8 साल से क्यों लटका हुआ है? आप मैशत भी ठीक नहीं कर पा रहे, आपकी पॉपुलैरिटी भी आप लूज कर रहे हैं, इमरान खान पॉपुलर भी हो रहा है, आप क्या है सर? ये है असल बात जो आप कर रहे हैं। हाँ। वो ये है कि भाई हम एक दफ़ा कुर्बानी नहीं दी,
हमने 2 दफ़ा 3 दफ़ा कुर्बानी दी है इस रियासत के लिए। जब आपने मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया और आपको हाईजैकर बना दिया, आपने सी पैक पाकिस्तान को दिया, आपको ताहयात नाहल कर दिया, मगर हमने फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए गैर मकबूल फैसला किया, मगर उसके बदले अदारे हमारी नीयत पर आज भी अगर शक करते हैं तो ये है हमें एतराज़। इदारे आपकी नीयत पर क्या शक करते हैं? वो तो न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल हैं और ये इलेक्शन न्यूट्रल हुआ है। अगर आप इस बारे में आपको गुस्सा है कि आप ये चाह रहे थे कि जी इदारे जो आपका साथ दे के आपको 18 सीटें दिलवा दें, इनको 2 दिलवा दें, तो वो तो उन्होंने कह दिया हम न्यूट्रल है। कतन नहीं ऐसी बात। तो फिर आपका क्या गुस्सा? गुस्सा इस इदारों पे क्या गुस्सा है आपको? भाई मेरी बात सुने ना, आप अदारों को गालियां दे के रोज उनको दबाव में लाकर आप अपनी मनपसंद के फैसले या उसको आगे लेके जाएंगे फैसलों को, तो क्या मुझे इतराज नहीं होगा? और क्या मुझे ये कोई बताए कि जब उसने कहा 3 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के, जब उसने कहा न्यूक्लियर पावर जो है, आधा शो हो गया। आगे डॉक्टर साहब बात ये है कि आपको मुबारक हो, आप इलेक्शन जीते हैं, और इलेक्शन जीतना सिर्फ ये 20 सीटें नहीं थी, आप पंजाब का इलेक्शन जीत रहे हैं। और आप 22 तारीख को अगर राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ ना किया या जरदारी साहब ने कोई हाथ ना दिखाया आपके साथ, तो आपके परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो वज़ीर आला हो जाएंगे। वैसे तो मैं इस पर अलग एक मौजू है कि परवेज़ इलाही होगा वज़ीर आला पंजाब तहरीक इंसाफ का, कोई आपको चज का बंदा ही नहीं मिला पूरे पंजाब में। लेकिन बहरहाल ये मौजू इस वक्त नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, KP में आपकी गवर्नमेंट, पंजाब में आपकी हो जाएगी, लेकिन अगर एक भी सूबाई असम्बली आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है, जनरल इलेक्शन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सूरत हाल इमरान खान साहब की जहन की सूरत हाल ये अपोजिशन को लेके, वो कहते हैं मैंने इनके साथ बैठना ही नहीं है, तो जब तक आप इनको ऑन बोर्ड नहीं करेंगे इलेक्शन नहीं हो सकता। और इन्होंने कह दिया कि हम इलेक्शन अब नहीं करवाएंगे कबल अज़ वक्त। अब आप क्या करेंगे? देखिए कामरान, सबसे पहले जो कि आपका ताल्लुक़ लाहौर से है और मेरा भाई पूरे लाहौर की नुमाइंदगी भी कर रहा है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान की आप करते हो, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से पाकिस्तानी हूँ कामरान शाहिद का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने और लाहौरियों ने इन तख्ते लाहौर के जो वारिस थे ना दड़न तख्ता किया है 17 जुलाई को, तो शुक्रिया भाईजान। मैं मेडल समझ के लेता हूं, और बताएं तुसी मेरी शेड बनाना कोशिश करें, मैं मेडल समझना है, एजाजी तौर पे फखर समझता हूं, और बताएं सर आगे चले। अब मैं 2-3 बातें करूंगा, आपने मुझे टाइम देना है, जैसे आपने मियां जुएल लतीफ साहब सवाल पूछता रहूंगा बीच में। साद रफीक साहब फरमा रहे थे मेरे लीडर के बारे में, जी जी, मेरे लीडर के बारे में साद रफीक फरमा रहा था कि वो ज़हनी मरीज हो गया, जबकि मेरे पास ठोस खबर है कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ और ख़ास तौर पे हमजा शहबाज नींद की गोलियां लेने के बावजूद भी इनको नींद नहीं आ रही। पाकिस्तानियों, हालात इनके काबिल रहम हो चुके हैं, और बात ये मेरे लीडर की कर रहे हैं। दूसरा भी जुएल लतीफ साहब ने फरमाया, हाजा साद रफीक भी फरमा रहे थे कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होना चाहिए पाकिस्तानियों। पहले तो मैं ये बताऊं, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग, ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का तो केस ही नहीं है। तो अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें कामरान ये सब, और ऐलान करें कि तीनों की हियरिंग करके फैसला सुनाएंगे। 36 करोड़ का तो हिसाब पीपल्स पार्टी ने नहीं पाकिस्तानियों दिया। मैं इस पे आता हूं, 66 करोड़ डॉक्टर साहब एक मिनट, आप ये पूरा सवाल कंवर दिलशाह साहब बैठे, मेरी अर्थ तो सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि आप इनसे बातचीत भी नहीं करेंगे, मुझे जवाब देना भाई, मेरी पार्टी पे एक आखिरी बोले सर, बोले मियां साहब, आपने फरमाया जी कि हमें तबाह हाल मुईशत मिली और बड़ी बेड़ा गर्क मुल्क का हो जाने लगा था, तो बड़े मुश्किल हालात में आके पाकिस्तानियों ने संभाला मुईशत को। तो मियाँ साहब मेरे लिए अब काबिल एहतराम है, आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट शाया की, जहां आपने अंगूठा लगाया, पाकिस्तानियों ने अंगूठा लगाया कि GDP ग्रोथ 6% है, इमरान खान की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आखिरी। इन्होंने अंगूठा लगाया कि $32 अरब पे इमरान खान इस मुल्क की एक्सपोर्ट लेके गया, जो 23 अरब पे छोड़ के गए थे। इमरान खान इस मुल्क की फॉरेन रेमिटेंस 31.7 बिलियन डॉलर पे पाकिस्तानियों लेके गया, जो ये 19 अरब पे छोड़ के गए थे। 6,900 अरब का कामरान आपके वजीर आजम इमरान खान ने टैक्स कलेक्शन की। सर बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों का हुकूमत का दौर सुनहरा लगना शुरू हो गया मेरे भाई। सुन लो मेरे भाई, सुन लो, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ो 10 सेकंड बोले सर, 30 सेकंड बोले। पाकिस्तानियों, ये वही इमरान खान है जो 400 अरब रुपए का हेल्थ कार्ड चला रहा था इसी खजाने से। ये वही इमरान खान है जो 250 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम चला रहा, लेकिन जहर खाने के लिए पैसे नहीं है।
ये वो इमरान खान था जो 200 अरब रुपए के घर दे चुका था उन लोगों को जिनके पास घर नहीं थे। ठीक है, आपकी ये हर वही बात आज इमरान सही है खान था भाई। जो 150 अरब का अब मेरा कामयाब जवान प्रोग्राम चला रहा था। अब मेरा कामयाब सवाल, जवान मेरी आप जान, जानते हैं। कामयाब जवान क्या की तो बातें हमने कर उस रहे वक्त हैं? भी तायद की थी जब आप चला रहे थे, वो सारी बातें ठीक भाई है। मियां अब जरा साहब मौजू पे आ जाए ना। अब अब चूरन नहीं होना, बिकना कि इमरान खान इकोनॉमी सही नहीं चला रहा था। और सर नहीं ये बिका चूरन रहा, ना आप जीत बिकने गए, आप देंगे। डार साहब से फिर हिसाब पीछे जा रहे देना हो। होगा कामरान। आगे टुरो, आगे टुरो, ये आगे टुरो। डॉलर 222 रुपए का हुआ, हिसाब लेना होगा और देना होगा इन्हें। हाँ, हिसाब देना होगा, ठीक है। अब मेरा सवाल ये मेरे भाई कि ये डेडलॉक कायम हो गया है, अगर असेंबली नहीं टूटती तो फिर आप 1 साल आप पार्लियामेंट से भी बाहर हैं। आज आपको पता है शाह महमूद कुरैशी को बुलाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो आपने नैब तरामीम कवानीन के खिलाफ आप गए हैं, और जस्टिस बंदियाल साहब ने बड़ा कमाल का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जनाब ये बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी, और जब ये तरामीम पार्लियामेंट से मंजूर हो रही थी कि शाह महमूद साहब आप कहाँ पर थे, आपकी पार्टी किधर थी, उसको पता नहीं। शाह साहब को जवाब तो मेरा ख्याल से नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोग तो बाइकआउट करके बाहर निकले हुए। मेरे भाई अभी भी सोच ले, अगर पंजाब की असेंबली भी डिसॉल्व नहीं हो रही, केपी भी नहीं हो रही, और ये भी नहीं छोड़ है फेडरल गवर्नमेंट, बड़ा इजी तरीका है, आप पार्लियामेंट में जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, शहबाज शरीफ को फारिग कर दें, या इनसे बात करें इलेक्शंस के लिए। दो ही बातें हैं ना। कंफर्म कर सकते हैं जी, देखिए मियां साहब कंफर्म कर सकते हैं, इनके ऊपर इतना प्रेशर है, इनके एमएनएस का प्रेशर है कि मियां साहब असेंबलियां तोड़ दें, जो बच्ची कुछ इज्जत भी है, शायद इलेक्शन में जाएं तो कुछ सीटें जीतने के काबिल हो जाएं। वरना तो आपको मशहूर ज़माना फिक्रा कामरान याद होगा मरियम नवाज का, मेरी कौन सा? लंदन तो क्या पाकिस्तानियों पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्कुल आज ठीक है। मैं इन्हें ये कहता हूं कि मरियम नवाज तुम्हारी जमात नून लीग की पाकिस्तान भर में तो क्या पंजाब में भी कोई सीट नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा आपको ये लगता है, चलिए आपका पॉइंट आ गया, आप इस वक्त उसमें है, लेकिन आपने डार भाई आपने एक चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया। मुझे बड़ा अफसोस है आपसे, जब आप लास्ट प्रोग्राम में मेरे आए थे तो हमारे ही प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजहारुल हक साहब ने जब आप प्रोडिक्शन की 15-16 सीटों की, तो अब वो हमने प्रोडिक्शन की थी यहाँ से दुनिया न्यूज़ के जो कॉलम लिखते हैं दुनिया अखबार में, आपको ये अप्रिशिएट करना याद है, मैं शुक्रगुजार याद हूं। है ना आपको, बस 13 मैं से याद दिलाता रहूं। अच्छा माजरत चाहता कोई हूं। मसला नहीं जनाब। कंवर दिलशाद साहब, सर ये 2-3 सवाल आते हैं आपसे जो जानने हैं कि इमरान खान साहब क्यों समझते हैं आपके ख्याल में कि इलेक्शन कमिश्नर जो है मुतनाज़ा हैं और उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, और उनका ये जो आर्ग्यूमेंट है कि अगर मैच के अंदर एक टीम अंपायर के ऊपर अदम एतमाद कर दे तो उसको पीछे हट जाना चाहिए, जिस तरह जजेस का बेंच बैठता है और किसी एक जज के ऊपर जो है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया मुलजिम जो है वो कहता है कि मुझे इन पर एतमाद नहीं, तो वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। तो क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट कायम हो सकता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपना ओहदा छोड़ सकते हैं? इमरान खान साहब को उन पर ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने उन पर एलिगेशन लगाया कंट्रोवर्शियल होने का। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, जनाब। पहली बात तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये क्रिकेट का मैच नहीं है, वो 11 खिलाड़ी होते हैं, एक अंपायर होता है, वो भी रेंटेड किराए पे आता है, तो उस लिहाज से उसकी कोई मिसाल देना दुरुस्त नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात आ जाती है जज का। जज में हो जाता है कि वो अपना बेंच छोड़ देते हैं, बाद दफ़ा इनकार कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी थे, तो जब उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया तो वली खान ने जस्टिस महमूद रहमान पर आदम एतमाद कर दिया। तो उन्होंने कहा आप आदम एतमाद करते रहे, हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो वो पूरा बेंच जो है 5 रुकनी बेंच जो था वो उन्होंने फैसला कर दिया, जब बात को उन्होंने कालदम करार दे दी। तो ये इसी तरह ये तो किसी कहने पर तो कोई ना बेंच तब्दील होते हैं ना चीफ जस्टिस कंवर साहब, दूसरा सवाल आपसे मेरा वो ये मुतालबा होता है। सर दूसरा सवाल ये कि इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो है वो पैमरा की तकरीर का मुआयना कर रहा है इमरान खान साहब की। तौहीन अदालत लग सकती है उनके ऊपर, और तौहीन अदालत तो अदालत के जज पे लगती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतालिक अगर ऐसी कोई बात कह भी दी गई है तो किस तरह तौहीन अदालत की जद में आ सकते हैं इमरान खान साहब, और अगर ऐसा होता है उसका प्रोसेस क्या है, उसकी सज़ा क्या है, वो क्या है, सारा बताइए ज़रा लोगों। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस जो है प्रोटोकॉल भी, स्टेटस भी, और उनका जो सारे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो फैसले होते हैं वो बाज़ दफ़ा हाई कोर्ट के बराबर होते हैं, उनका रैंक जो होता है वो हाई कोर्ट के बराबर है। तो इसी तरह आइन के आर्टिकल 204 में लिखा हुआ है कि भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को वही इख्तियारात हासिल हैं जो कि एक जज को इख्तियारात हासिल होते हैं। अब इनके खिलाफ अगर कंटेम्प्ट लगती है तो कंटेम्प्ट लगाने के इनके पास इख्तियारात हैं, वो आर्टिकल 204 का तहत, और इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 है, वो बड़ा वाज़ह दिया है।
वो 2204 जो सेक्शन आर्टिकल है उसी के रोशनी में वो अपना सेक्शन 10 बना गया। तो ये तो ज़हर है कि इसी तरह के फ़ैसले जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर इख्तियारात हैं कि जब कोई उनकी तज़हीक करे, तजलील करे तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उन पर एक्शन ले सकता है। अब आप उनके इंतज़ामी मामलात पर आप एतराज़ कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जी इलेक्ट्रोल ठीक नहीं बने, लेकिन ठीक नहीं बनी, कमरुद्दीन शाह इसी तरह साहब, पुलिस स्कीम ठीक नहीं बनी। अगर किसी पे भी कंटेम्प्ट लगती है, जैसे इमरान खान साहब का केस आजकल अंडर कंसिडरेशन सुना है कि इलेक्शन कमीशन में है, तो क्या सजा हो सकती है उसकी? सज़ा इसके 2-3 तरीके होते हैं। बाज़ दफ़ा हर चीज़ आइन में नहीं लिखी होती, बाज़ खुद ही फैसले करने पड़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी अहम बात ये बताता हूँ मैं कि जनाब इसी तरह का जस्टिस सरदार रज़ा के वक्त में ये वक्त पेश आया था जब इमरान खान साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से सरदार रज़ा पर शदीद तनकीद की थी और बड़ी तज़हीक अमेज गुफ्तगू की उन्होंने, जिस पर सरदार रज़ा साहब ने उनको हुक्म जारी किया कि आप पेश हो जाएँ। तो वो अपने हस्ब रवायत पेश नहीं हुए, तो तीसरे आर्डर पर उन्होंने IG इस्लामाबाद को हुक्म जारी किया कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके हथकड़ी लगा के मेरे सामने पेश किया जाए। अच्छा। ये बाबर अवान को ही पता है, हमें ही पता है, तो ज़ाहिर है कि मैं भी गया करने के सर ये तो बहुत बड़ा अहम, क्योंकि हमारे साथ ताल्लुकात सरदार रज़ा साहब से उस वक्त भी थे, आज भी है। तो मैं कहा नहीं सर, पाकिस्तान के नेशनल लीडर है, तो आपने ये क्या स्टेटमेंट जारी, क्या बयान आपने जारी कर दिया, स्टेटमेंट नहीं बल्कि फ़ैसला ऑर्डर जारी कर दिया कि हथकड़ी लगा के पेश किया जाए। तो फिर बहरहाल आदमी बड़े नफीस तरीन आदमी हैं, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट भी सुनी, बाबर अवान की भी सुन ली। तो बाद में ये हुक्म दिया कि अच्छा ठीक है वो पेश हो जाएँ। तो बाबर अवान साहब की गारंटी पर वो पेश हो गए और वहाँ जाकर उन्होंने माफ़ीनामा मांगा। तो 3 दफ़ा तो इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमीशन सरदार रज़ा के सामने माफ़ी मांगी और मुतअद्दिद पेश हो गए, जस्टिस खुद पेश हो पाकिस्तान गए, के सामने माफ़ी मांगी। खुद पेश हो गए। हाँ, खुद पेश हो गए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इमरान खान का ज़्यादातर क्रेडिट, और पेश तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट होना था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने में जब उन्होंने लैतो लाल का मुजाहरा किया तो उन्होंने गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया, तो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही का लगाया था ना। अब ये जो सारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन पर ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लगाया है वो ये लगाया गया है कि वो मरीम नवाज़ के कदम में बैठे रहते हैं, हमजा शहबाज के कदम में बैठे रहते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि तुमने मेरे पर तोहमत लगा दी है, और तोहमत लगाना तो इस्लाम में एक बड़ी सख्त सज़ा है, 100 कोड़े मारने की सज़ा दी गई है जो तोहमत लगा रहे हैं, जो हज़रत आयशा के बारे में जो आयत आई थी। तो इसके लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि ये तोहमत का जब बात आएगी तो फिर इलेक्शन के पूछेगा जरा हमें सबूत पेश करें। इसी तरह इन्होंने ये कहा कि जो हमारे मेंबर इलेक्शन कमीशन के निसार दुरानी साहब कि ये जरदारी के ग़ुलाम हैं, जरदारी के नौकर हैं, जरदारी के ज़रिए खरीद, वो कैसे हो गए, पूछेंगे भी मैं तो सिंध मुस्लिम सर कंवर साहब, मैं इससे पहले डार साहब को इसमें उनका ओपिनियन लूं, मुझे बताइए कि ये तो तोहमत वाली बात तो ठीक है, कुरान शरीफ वाली बात है कि इस वक्त तो यहाँ पे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्या एक्सट्रीम उसमें क्या गिरफ्तारी हो सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इमरान खान साहब की, या उनको नाअहल करार दिया जा सकता है, क्या हो सकता है? नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं करेंगे, उसका तो बड़ा आसान तरीका है कि वो उसको सज़ा वो देंगे टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। मेरा अपनी ज़ाती राय है, मेरी अपनी नाकस राय है। और अब मेरे साथ ही रहिएगा आपसे फॉर फंडे के डार साहब ये जो कह रहे हैं तोहमत लगाई है चीफ इलेक्शन कमीशन पे इमरान खान साहब ने, तो इससे पहले भी वो माफ़ी मांग चुके तोहमत लगा के, जब हथकड़ी के तौर पे पेश करने के लिए हथकड़ी लगा के पेश करने का चीफ इलेक्शन कमीशन ने। आपको लगता है कि अब अगर आप एविडेंस आपके पास है और अगर एविडेंस ना हुआ और टेकअप कर लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो फिर क्या माफ़ी मांग के जान छुड़ाई जाएगी या फेस किया जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस को? देखिए मैं फिर ये कहूँगा कामरान कि कानून जो है ना, बड़ी अच्छी कंवर साहब बातें कर रहे थे, फिर सबके लिए एक ही होना चाहिए पाकिस्तानियों। फिर पैमरा को बोलें कि मरीम नवाज़, फजल रहमान और ये बिलावल ये जब आए थे PDM वाले हमारी हुकूमत में, इलेक्शन कमीशन के बाहर कंटेनर लगा के जो उन्होंने बोला हुआ है पूरी कौम जानती है, फिर उनको भी बुला लेते हैं, उनको भी सजाएं देते हैं। इस सवाल का जवाब बाकी लोग जो है, मेरा सादा सा अभी सुनने जरा, अभी तो अंडर कंसिडरेशन इमरान साहब का केस है ना। जी मैं जरा कंवर साहब से एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं पूछे सर, आपका अपना शो पूछे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कंवर साहब कि जब 40 लाख जिंदा लोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका अमला उन्हें मार देता है जिंदा लोगों को, ऐसी नेग्लिजेंस पे क्या होना चाहिए? मैं सवाल ये उठाता हूँ कि लाहौर में खड़ा था इलेक्शन पे, कामरा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, औरतें, मर्द और लोग आए, हाथ में शनाख्ती कार्ड पकड़े हुए थे 10-10। उन्होंने कहा डार साहब 2018 के इलेक्शन में हमने इसी हलके में इसी पोलिंग स्टेशन पे वोट डाला है। 2 घंटे गर्मी में लाइन में लगने के बाद हमारी बारी आई और कहते हैं आपका वोट ही नहीं है यहाँ।
इस पे इलेक्शन कमीशन के साथ क्या करना चाहिए, ये जरा कौम को बता दें। कंवर साहब ये जो बताएं, ये मजाक वैसे किया है शिकायत आई थी इलेक्शन कि कमीशन ने, हस्बैंड का बगैर वोटर को बताए उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया। ये शिकायत आई थी कि हस्बैंड का वोट एक जगह पे, बीवी का वोट चेंज करके किसी और जगह कर दिया गया। आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्स काफी है देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना डिसऑनेस्ट साबित करने के लिए? कंवर साहब नहीं, ये इंतज़ामी मामलात है, ये उस्मान डार साहब ठीक फरमा रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें सामने आई हैं तो इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है, तनकीद भी किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दुनिया का सबसे जलील तरीन शख्स है, ये नहीं कहा जा सकता। इन पर बाकायदा इतराज़ हो सकता है। 40 लाख जो आ रहा है, जैसे उस्मान डार साहब ने, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा सर, एक मिनट कंवर साहब, ये सर एक मिनट मेरे साथ रहेगा। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप इतना बढ़ बढ़ के क्यों कह रहे हैं? कभी मरियम औरंगजेब साहबा, कभी शहबाज शरीफ साहब ट्वीट कर रहे हैं, कभी मरियम नवाज साहबा कर रही हैं। एक तो आगे आपको इमरान खान साहब ने पेंट कर दिया कि कदमों में बैठे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एलिजेडली, कोई सबूत नहीं इसका, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को रिजेक्ट किया, रिफ्यूट किया कि मैं कभी मिला ही नहीं इनसे, हमजा से और मरियम से। दूसरी तरफ आप ऑन द बिहाफ, आप क्यों कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जी फॉरेन फैसला, उनकी मर्जी है भाई, आईनी इदारा है यार। मुझे फॉरेन फंडिंग कामरान, मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि 8 साल बाद भी हम कह रहे हैं कि फौरी फैसला है। भाई 8 साल से एक चीज़ लटकी हुई है और उसके बाद बेशुमार इलेक्शन कमीशन ने फैसले दिए हैं, तो 8 साल में ये इसके खिलाफ क्यों नहीं फैसला, हक में हो या खिलाफ हो, फैसला क्यों नहीं आ सकता भाई? और फिर मुझे ये बताए कोई कि 8 साल बाद अब 1.5 माह ये भी हो गया है फैसला महफूज किए हुए, फिर भी हम ना पूछें कि ये फैसला क्यों नहीं आ रहा? ये अजीब। कंवर साहब, ये फैसला आपके ख्याल में कोई बड़ा भयानक आने वाला है, और वो क्या हो सकता है? आपने तो प्रोसीडिंग्स देखी होंगी इसकी। नहीं, बात यह है कि मियां जावेद लतीफ़ साहब, उस्मान डार साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे दोस्तों की तरह ही हैं। इस पर जनाब तकरीबन 4.5 साल जो है वो तहरीक इंसाफ ने स्टे लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बाकी हाई कोर्ट के साथ वो स्टे लेते रहे, और अभी भी सर मैं कह रहा हूँ कितना खौफनाक फैसला हो सकता है इमरान साहब के लिए। आपने तो प्रोसीडिंग्स देखी हैं कंवर साहब। ये बस वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैसले हो सकते जी, क्या हो सकते हैं? वो फैसला वो तो सामने आ जाएगा। ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में फैसला आ रहा है ना, जुलाई के आखिरी हफ्ते में फैसला आ रहा है ना, तो उसमें मालूम उसको, हाँ जुलाई के, उसमें एक स्कूटनी जो है, वो जो कमेटी की रिपोर्ट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, वो आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, रिपोर्ट तो ओपन हो चुकी है। जब तहरीक इंसाफ के अनवर मंसूर साहब ने ये कहा कि ये जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है इसको आप डिस्क्लोज ना करें, इसको सीक्रेट रखें, तो वो इलेक्शन कमीशन ने उनकी सदा या रिक्वेस्ट सर वो क्या 2 फैसले आ सकते हैं, और उन्होंने ओपन कर दी थी, सस्पेंस ही कर दिया आपने तो। उसमें यह है कि उसमें स्कूटरी, हाँ हो सकता है कि ममनुआ जो है फंडिंग वो ज़ब्त हो सकती है, और जो इमरान खान ने एज ए चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो उन्हें सर्टिफिकेट दिया है कि इस दस्तावेज़ात में कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, तो वो फिर आ जाएगा कि आपने हक़ाइक़ छुपाए, उनको करप्ट प्रैक्टिस के तहत भी उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जनाब इसकी अपनी रिपोर्ट देख ली है, तो इस पर पार्टी पर भी हर्फ आ सकता है और पार्टी के चेयरमैन भी मुतासर हो सकते हैं। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट इमरान खान साहब ने वेरीफाई करके दिया कि ये जो है अकाउंट ठीक है, उसके ऊपर सदाकत व अमानत का डॉक्टर साहब, इसके लिए आप रेडी है इतना सिवियर डिसीजन आने के लिए? हाँ जी, मैं इन्हें सिर्फ कंवर साहब आप जरा रोशनी डाल दें कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग का है या ममनुआ फंडिंग का है? मैं नहीं कह रहा फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है, रिपोर्ट पढ़ी मैंने। नहीं, ममनुआ फंडिंग ममनुआ फंडिंग का केस है ना, ममनुआ कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है। कौन सुन रही है? ममनुआ लिखा है। ऐसे ये फॉरेन फंडिंग के 4.5 साल इमरान खान ने स्टे लिए रखा, तो भाई अगर कोई खराबियां थी, कोई उन्होंने ऐसा फेल किया था, तो तभी 4.5 साल स्टे लिया। ये साहब के अंगूठे पे लगा हुआ है निशान, आपने वोट डाला है इसका? मैंने डाला जी। अच्छा, मुझे था कि आपकी आधी पार्टी तो रिवोल्ट कर गई, तो शायद तुसी भी ना वोट पाए अपने कैंडिडेट। थोड़े वोट पाने के बावजूद तो हारे हैं शेखुपुरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हर हाल में शुक्र करना चाहिए। ये बात मुझे इंतज़ामुल हक के बाद आपकी अच्छी लगी, उनको हारने के बाद वो ये करते थे। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान की मईशत और ये जो बढ़ता हुआ क्राइसिस है, ना डार साहब मान रहे हैं कि इनके साथ बैठ रहे हैं, यानी इमरान खान साहब, ना ये कह रहे हैं कि हमने अब इमरान के साथ बैठ रहे हैं या सहमिया फ़ौरन तोड़नी है। इस मुल्क का क्या होगा, इस कौम का क्या होगा, डॉलर और मईशत का क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक माहिर मईशत भी साथ होगी इसी पैनल के साथ, एक ब्रेक के बाद। जी जब कुछ दिन पहले DGI-SPR आए थे मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा, असर्ट किया इस बात को कि फ़ौज ए पोलिटिकल रहेगी, जिसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा उसका मजाक उड़ाया इस बात का, और कहा जी ये तो DGI-SPR से बाला बाला के मामले होते हैं जो हो जाते हैं, और ये और वो
और इदारों के मुतल्लिक कहा मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, लेकिन आज दोबारा से क्रेडिट देना चाहिए जिसका इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन कराया और उससे बढ़कर पाकिस्तानी फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट जो चाहे आप कहना चाहें, वो अगर न्यूट्रल ना रहते अपने वादे के मुताबिक तो आज ये 15 और 5 की पोजीशन चेंज भी हो सकती थी अगर कोई करना चाहे तो। और जो इमरान खान साहब इंप्लाई कर रहे थे, शहबाज गिल साहब ने आज एक सुबह बात की थी कि दफ्तर खारजा ने तो इन्फॉर्म ही नहीं किया, साइफर का पता ही नहीं था इमरान खान साहब को और शाह महमूद को भी लेट पता चला। दफ्तर खारजा का बयान मेरे सामने है जिसमें रजीम चेंज की मुबीना साजिश के मामले के ऊपर उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं कि साइफर वज़ीर खारजा छुपाने की इतलात गलत और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना वाशिंगटन से आने वाला साइफर वज़ीर खारजा या वज़ीर में छुपाया नहीं गया, ये वजारत खारजा का बयान है। साइफर छुपाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया सवालात पर उन्होंने ये रिएक्शन दिया है। दफ्तर खारजा पेशा वराना बुनियादों पर काम करता है और उनकी वर्किंग पर शकूक व शुबात का इजहार तबाकुन होगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी जो माहिर मैशत है। डॉक्टर साहब, लोगों की आम फहम के लिए बता दीजिए कि पाकिस्तान जो कह रही है तहरीक इंसाफ के डिफ़ॉल्ट के करीब है, डिफ़ॉल्ट से क्या मुराद है और क्या वाकई खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, इस वक्त तो पाकिस्तान की मईशत है, इसका बेहतरीन अंदाज़ा और आसान अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि जब पिछला माली साल ख़त्म हुआ तो आपका जो तिजारती खसारा है वो 48 अरब डॉलर पे है। ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अभी फिगर नहीं आया पर 16.5 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो 5000 अरब यानी कि 25 अरब डॉलर का है। और पाकिस्तान का जो बिजली का नुकसान है वो 850 अरब का है। ये है वो मईशत जहाँ पे आप खड़े हैं। इस मईशत की कुछ करेक्शन की जा सकती थी पिछले 6 माह में, और अगर वो करेक्शन कर ली जाती तो शायद ये खसारे इस लेवल पे ना होते। और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जी, जो कि असल इस डिफॉल्ट की सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, वो इस वक्त तकरीबन 10 अरब डॉलर से कम है। 9 अरब और 10 अरब जो आप बता रहे हैं इतने बड़े बड़े खसारे, ये इसकी जिम्मेदार ये 3 महीने की गवर्नेंस है या ये मामला पीछे चलता हुआ आ रहा है इमरान खान साहब के दौर से? देखिए, जब पिछली बजट दिया गया था तो ये कोशिश की गई कि इकोनॉमी को एक स्टिमुलेट किया जाए। जब इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया गया, दुरुस्त किया गया, क्योंकि कोविड के जो खदशात थे वो ख़त्म हो रहे थे और दुनिया भर की इकोनॉमीज बढ़ रही थी। वो इकोनॉमी को जब किया गया, उसके साथ साथ स्टेट बैंक ने भी कुछ चीज़ें ऐसी दी जिससे इकोनॉमी स्टिमुलेट हुई। आई थिंक कि नवंबर दिसंबर में एक कूलिंग ऑफ करनी चाहिए थी, इसलिए कि आपके जो खसारा था बैरूनी वो बढ़ना शुरू हो गया था बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस ने आपको मुझे अब मेरा बुनियादी सवाल जो आम लोगों के लिए कि ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता क्या डिफॉल्ट के करीब है और डिफॉल्ट से मुराद क्या है, आम पाकिस्तानी की लैंग्वेज में समझा दें जरा। कामरान साहब, पाकिस्तान की बका इस चीज में है कि जो पिछले कई माह से IMF का प्रोग्राम स्टॉल्ड है, पाकिस्तान उस प्रोग्राम में वापस चला जाए। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया है, उसकी बाकी शराइत पूरी कीजिए। 26 अगस्त को पाकिस्तान का बोर्ड ड्यू है, ये डेट जो है इसको मिस ना कीजिए। अगर ये सब कुछ इसी तरह हो जाता है, पाकिस्तान की 2-3 शराइत हैं। फॉर एग्जाम्पल $4 बिलियन हमने अपनी फ्रेंडली कंट्री से लेने हैं, हमने 3.5 रुपए बिजली के निर्ख बढ़ाने हैं, हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 10 रुपए बढ़ानी है 1 अगस्त को। ये सब कुछ कीजिए। बहुत मुश्किल फैसले किए गए हैं पिछले कुछ महीनों में। इन फैसलों का बेनिफिट लीजिए, IMF के प्रोग्राम में जाइए। इसके साथ साथ आपको बाकी जगहों से पैसे मिल जाएंगे। आपके ये 9.5-10 अरब डॉलर के रिजर्व। डॉक्टर साहब, जब आप कह रहे हैं कि IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है तो उसका मतलब क्या है? और अभी हमें क्या एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, या एग्रीमेंट से बुरा जब पैसा आएगा 26 अगस्त के बाद जब समझा जाएगा कि मीशत ठीक होगी? जी, असल तो यही है कि जो बोर्ड अप्रूवल है वो 26 को है, यानी कि एक कंपनी है उसके स्टाफ ने आपके साथ एग्री कर लिया है कि हम आपके साथ ये चीजें करेंगे। और पैसे कब आएंगे सर डॉलर पाकिस्तान में? अगर इंशाल्लाह 26 के करीब या लास्ट वीक में बोर्ड हो जाता है तो उसके फौरी कुछ चंद ही 2-3 दिन में ही $1.17 बिलियन आ जाएंगे। पर जरूरी ये बात है कि इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, जिसमें भरपूर कोशिश सब साइड से की जा रही है। आई थिंक इवन हमारे आर्मी चीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे बाकी जो वजीर हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं कि वो जो लाइंस उनसे लेनी है वो भी अरेंज हो जाएं। अगर ये सब कुछ आप कर लेते हैं तो डिफॉल्ट का ऐसा कोई खतरा नहीं। डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन डॉलर नीचे आएगा आपके ख्याल में अगर IMF से पैसा आता है और बैरून मुल्क फ्रेंडली स्टेट से बाजवा साहब या ये गवर्नमेंट पैसे ले आती है तो आपको लगता है डॉलर नीचे आएगा या इससे ऊपर ही जाएगा? अब जो 222 पे इस वक्त आया हुआ है।
कामरान साहब देखें, डॉलर में ये याद रखना जरूरी है कि आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे 2 साल पहले मूव कर गए, सो आपने उसको पेग नहीं किया हुआ। पेग से मतलब है कि आपने उसको फिक्स नहीं किया हुआ। सो अगर डॉलर की मूवमेंट मेरे ख्याल में जो होनी चाहिए वो दोनों साइड्स पे होनी चाहिए, यानी कि वीक हो गया, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स वीक हो गए। सबसे बढ़ के लोगों को ये समझना है कि डॉलर किस तरह है, उसकी एक सप्लाई है और उसकी एक डिमांड है। इस वक्त जो डिमांड है वो आउटस्ट्रिप कर रही है सप्लाई को। किसी भी चीज की कीमत, अगर टमाटर की कीमत की लेकिन सर हमारे तो जेन में ये था, आप ठीक कह रहे हैं डिमांड सप्लाई जो इकोनॉमिक्स का रूल है, हमारे जेन में ये था कि जो अभी ये जो पंजाब में इलेक्शन हारे हैं और पंजाब में गवर्नमेंट निकल गई इनके हाथ से, बादल नजर में मौजूदा गवर्नमेंट के हाथ से, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से डॉलर ऊपर गया है। आप कह रहे हैं ये वजह नहीं, ये डिमांड सप्लाई की वजह है। अगर ये ना भी होता, ये इलेक्शन ये ना भी हारते मौजूदा गवर्नमेंट, तब भी ये डॉलर ने 222 ही आज जाना था। आप ये कह रहे हैं? नहीं कामरान भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा अनसर्टेनिटी, देखें 3-4 चीजें हैं, मैं उनका, अगर अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो जो इंपोर्टर है वो डिमांड ज्यादा इस तरह करता है कि वो फॉरवर्ड कवर लेना चाहता है, तो डिमांड बढ़ती है। अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो जो स्टोर ऑफ वैल्यू है लोग ज्यादा डॉलर में रखना चाहते हैं। अगर अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो उसका इफेक्ट जरूर है, पर ये बेसिक इफेक्ट ट्रेड का है, यानी कि जो ट्रेड बैलेंस की नेगेटिविटी है वो ये इफेक्ट किया। और पिछले 2 दिन में, जस्ट टू गिव सम कंफर्ट, बिकॉज वी हैव टू स्पीक फॉर द कंट्री, राइट, कल भी और आज भी कुछ खास पेमेंट्स ड्यू थी जिसकी वजह से ये बहुत प्रेशर आया है। आई एम होपिंग कि ये प्रेशर जो है इन पेमेंट्स मेरे साथ ही रहिएगा डॉक्टर साहब। मैं जरा अगर आप मेरे साथ ही रहे कुछ देर, मियां साहब आपसे संभाला जा रहा है सब कुछ, या ये जो नाकामी हुई है पंजाब में वजारत आला जो आपके हाथ से जा रही है, उसके बाद हाथ पांव फूल के समझ नहीं आया, क्योंकि आज जब डॉलर बढ़ रहा था वजारत खजाना की तरफ से कोई एक जुमला नहीं आया, कोई एक तसल्ली नहीं आई, कोई एक जो बात की है ना डॉक्टर साहब ने, मैं कोई मईशत को इतना अदादो शुमार जानने वाला तो हूँ नहीं, मगर मैं मोटी मोटी 2 चीज़ें अर्ज़ करता हूँ कि यही हमारा मकसद था कि रियासत को बचाना। रियासत को बचाने से मुराद था मईशत को संभाला देना। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहता तो मालियाती इदारों ने आपसे अपनी शराइत पे डील करना थी, और शायद करते भी ना। आज अगर उनके साथ नगोशिएट हो रहा है और प्राइमरी सतह पे कुछ मामला तय पा गए हैं जो फाइनल 26 अगस्त को जिस तरह के डॉक्टर साहब कह रहे हैं हो जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन में चले जाएं। मगर आपका ज़ाती मशवरा या आपकी पार्टी भी सोचती है? मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा बार बार कह रहा है ना कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, जो अपने दौर में करवाने के लिए तैयार नहीं था, मैं कहता हूँ कि अपनी दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व करे, मरकज़ भी करे, और हम इलेक्शन में 26 अगस्त के बाद चले जाएं। वजह ये है कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में जब तक रहेगा, और आपके ख्याल में भी है इस वक्त बिल्कुल पैदा किया हुआ है। और पैदा नहीं, आपकी वजह से हुआ है ना सर, आप गवर्नमेंट में आ गए, उनकी चलती फिरती गवर्नमेंट आपने फारिग कर दी। अच्छा चले मान लेना सर। अच्छा, अगर मैं ये बात मान लूँ तो क्या उससे पहले 4 साल सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं था? नहीं था, लेकिन 179 पे डॉलर कहाँ, 222 पे कहाँ? अच्छा मेरी अर्थ तो सुन, आपसी बात हो रही है। जब कामरान जब ये आए थे इमरान खान, उससे पहले डॉलर कितने पे था? वो तो उन्होंने ओपन मार्केट कर दिया ना, कि आपकी पॉलिसियों की वजह से डॉलर ऊपर गया। आप टेक्निकली सही भी कह रहे हो, फैक्चुअली अवाम ये बात मानने को तैयार नहीं है इस वक्त, तो आप भुगतेंगे। डार साहब, सिचुएशन आपके सामने, अभी खाकान साहब हमारे साथ ही हैं, उन्होंने आपको बता दिया है क्या पोजीशन चल रही है मुल्क की मईशत की। अभी 26 को तलवार लटक रही है, डॉलर आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान साहब जब बात कर रहे होते हैं डिफॉल्ट होने की, वो ये चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो होता रहे डिफॉल्ट, अच्छा है वो डिफॉल्ट। मैं समझता हूँ वो ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं पाकिस्तान ना हो। तो सर कोई बीच की राह निकालें। आप लोगों के नजरिए पे तो नहीं आना, ना आपने करप्शन के केस वादे करने के हमने माफ कर देने। एक पॉलिटिकल स्टेलमेट है, क्राइसिस है। अब आप पंजाब की असेंबली नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने आपको चैलेंज किया है, आप केपी की अभी तक नहीं तोड़ी आपने, तो कोई ऐसा अरेंजमेंट कर ले कि पाकिस्तान 5-6 महीने आराम से गुजर जाए आगे से, और फिर इलेक्शन हो जाए, मिल बैठे कोई बात डायलॉग कर लें। डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब वेरी क्विकली देता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कामरान के हमारी हुकूमत भी IMF प्रोग्राम में थी, हम भी IMF को मैनेज कर रहे थे। हम बोल रहे थे उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और शौकत तरीन जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे कामरान, उन्होंने कैटागोरिकली न्यूट्रल्स को कहा था, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, अगर आप लोग इस बैरूनी मदाखलत, बैरूनी साजिश जिसके ज़रिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत मसलत की जाने लगी है पाकिस्तान में, इसको नहीं रोकेंगे तो इकॉनमी में टेल स्पिन आएगा पाकिस्तानियों, मईशत संभलेगी नहीं। ये इमरान खान ने कहा था न्यूट्रल से। मैं समझता हूँ इस पर सेमिनार होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए इस मुल्क में कि क्यों नहीं रोका गया इस बैरूनी मदाखलत और साजिश को। कामरान, ये मैं सवाल उठाता हूँ आपके प्रोग्राम में, आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं कि मेरे लीडर, मेरे वज़ीर आज़म ने कहा था न्यूट्रल्स को कि ये हालात होंगे इस मुल्क में जो जिससे आज पाकिस्तान गुजर रहा है।
तो इस पर डिबेट होनी चाहिए। अब सवाल ये उठाता हूं मेरे भाई कि ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट वाले बैठे हैं, IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बावजूद $225 का डॉलर हो गया पाकिस्तानियों, और रुक नहीं रहा इनसे। इसका एक ही हल है, जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जो एक ही तरीके से आ सकता है, जो सबसे मुनासिब बंदे हैं उनसे पूछ लेते हैं। नए इलेक्शन, डॉक्टर साहब एक मिनट, नए इलेक्शन होने चाहिए। एक मिनट मैं पूछ लेता हूं खाकान साहब, क्विकली 2 सवाल है, बताइए कि क्या फौरी इलेक्शन से पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल आएगा? क्विकली जवाब देना है, 1-2 सवाल है मेरे आपसे जी। कामरान भाई, इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने की ऑल रोड्स लीड टू IMF। चाहे वो केयर टेकर सेटअप करे, चाहे वो करंट गवर्नमेंट करे, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट करे, हमें IMF से मुआहिदा करना है। ये ठीक कह रहे हैं डार साहब, तरीन साहब भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये खत्म हो जाए, फिर एक चेंज हो गया कि ये मुआहिदा जो है वो 7वां रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब 7वां और 8वां रिव्यू। बताइए, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट इल्जाम लगाती है इमरान खान साहब के, शौकत तरीन साहब के ऊपर, कि बेसिकली इन्होंने IMF के मुआहिदों की वायलेशन की, इन्होंने वहां पे वो सब्सिडीज दी जो कमिट की थी कि नहीं देनी, पेट्रोल वगैरह की, अपनी पॉलिटिकल पावर बचाने के लिए, ये जो इल्ज़ाम लगाती है गवर्नमेंट मौजूदा, आपको लगता है इसकी वजह से भी IMF जो है वो हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, उनको मजीद डिले किया है, मजीद देख रहे हैं वो कि देना भी चाहिए कि नहीं? कामरान भाई, एक्चुअली हर चीज को बड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। जब मार्च में ये सब्सिडी दी गई थी ना, तो इसका हुजम सिर्फ 30 अरब रुपया था। अगर ये 30 अरब ही रहता और प्राइसेस इतनी चेंज ना होती तो शायद ये इतनी मुश्किल भी ना क्रिएट होती और आप IMF से 2-3 माह के लिए 30 अरब हैंडल कर जाते। हुआ ये कि ये 30 अरब के बाद 50-70 अरब पे अप्रैल में गई, फिर ये मई में 80-90 पे गई, जून में जाके कहीं 120 अरब हो गई। ये जो क्वांटम चेंज हुआ है ना, उसकी वजह से ये सारी दिक्कत जो है वो क्रिएट हुई कि ये फीलिंग आ गई कि ये अनबेरेबल है, और अनबेरेबल हो गई। और मैंने हर जगह कहा कि इसको हमें काट देना चाहिए था, अप्रैल में ही काट देना चाहिए था। आपका पॉइंट आ गया। मियां जावेद लतीफ़ साहब, मैं आपको एक पॉलिटिकल असेसमेंट दूं। मरीम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छा लीड किया, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए। शहबाज शरीफ साहब तो खैर इलेक्शन कैंपेन लीड कर ही नहीं सकते, ये मेरी असेसमेंट है। इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकते हैं सिर्फ नवाज शरीफ, आपकी पार्टी वरना फारिग है, और नवाज शरीफ वापस आ नहीं सकते क्योंकि वो आएंगे तो जेल में जाएंगे। तो आप फौरी इलेक्शन तो आपको फिर वैसे भी सूट नहीं करता, नवाज शरीफ साहब को भी सूट नहीं करता। इंग्लैंड में बैठ के अगर आप सोच रहे हो वो इंग्लैंड में होंगे या मरियम साहिबा कैंपेन कर रही होंगी, शहबाज शरीफ जलसे करोगे, इलेक्शन हो जाए 2-3 महीने में, आप हार जाएंगे। नहीं कामरान, बात आप ठीक कह रहे हैं, मगर अब बात जमात से आगे निकल गई है। सिर्फ जमात को बचाना मकसूद नहीं है। अब पाकिस्तान नवाज शरीफ के लीड किए बगैर स्टेबल नहीं होता नजर आ रहा। आपका नारा है ना, मैं कह रहा हूँ वो वापस आ ही नहीं सकते अब ना। मैं कहता हूँ रुकावटें हटाई जाएं, नवाज शरीफ सुबह आने के लिए तैयार हैं। मैं जी ब्रेक पे जाते हुए आपको एक बात बता दूं कि इतना न्यूट्रल्स को ताना दिया जाता है यार, थोड़ा सा तो हम दिल बड़ा करके ये कहें कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को पंजाब की गवर्नमेंट मिल रही है, ये अगर फौज इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी कह लें, ये न्यूट्रल ना होती तो इमरान खान साहब सोच भी नहीं सकते थे पंजाब में ये हलफ जो होने जा रहा है 22 तारीख को। एक ब्रेक लूंगा जी। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं जी, कल तक दीजिए इजाजत।